नमस्कार, दिस इज आलोक राज एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ट। दोस्तों, आज फिर आपके सामने आया हूं 5 क्वेश्चन के साथ में एंड इन क्वेश्चन के साथ हम लोग हमेशा की तरह एरर फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं किस क्वेश्चन में कहां एरर है। बट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। दोस्तों जो नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे एंड इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे देखेंगे 26। ऑलरेडी मैं 25 तक अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। 5 क्वेश्चन की हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन डील किया है और इस वीडियो में भी हम लोग 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है आज का 26। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है। तो चलिए मैं बताता हूं, एरर है ए पार्ट में। क्या एरर है दोस्तों, तो नोट करेंगे, ठीक है। और हमेशा मैं बोल रहा हूं दोस्तों हर एक वीडियो में कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने साथ नोटबुक एंड पेन साथ में रखें। जो पॉइंट आपके लिए नया है, नहीं पता है, उसे बताया गया हो तो काइंडली उसे नोट कर ले, ठीक है। तभी आप सही ढंग से प्रिपरेशन कर पाएंगे, अदरवाइज सब वेस्टलेस है, यूजलेस है, ठीक है। तो चलिए अब आंसर है ए पार्ट में। एरर हमारा ए पार्ट में क्या एरर है जानेंगे। नोट करेंगे कि जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर, जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद कोई टाइम आ जाए, क्या आ जाए, कोई टाइम आए, तो सिंस फॉर का इस्तेमाल हमेशा 4 टेंस में करते हैं। कितने टेंस में? 4 टेंस में। कौन कौन, नोट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी सिंस फॉर के बाद अगर कोई टाइम आए तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल हमेशा 4 टेंस में करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया है। ओके, अब देखेंगे सेंटेंस में सी पार्ट में सिंस यस्टरडे है, सिंस आया है एंड सिंस के बाद टाइम आ गया है। यस्टरडे टाइम डिनोटिंग वर्ड है और ये टाइम आया है सिंस के बाद, इसका मतलब टेंस होना चाहिए किस स्ट्रक्चर में, चाहे तो ये जो 4 टेंस मैंने बताया है उसी चारों में से किसी में होना चाहिए। तो पहला वाला देखेंगे, स्टार्टिंग में ही एट लिखा हुआ है दोस्तों, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लग रहा है, बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंस फॉर का तो इस्तेमाल ही नहीं होता है टाइम के साथ। तो इसका मतलब एरर ए पार्ट में है। इसको हमको लोग को करेक्ट करना है, 4 टेंस में रखना है। तो किस टेंस में रखेंगे, तो ये पास्ट टेंस का है, तो इसका मतलब इसे हम पास्ट टेंस में ही रखेंगे। तो पास्ट टेंस के 2 टेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंस फॉर का। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए आप इसे पास्ट परफेक्ट बना दोगे। क्या बना दोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका सही करेक्शन होगा ही हैड ईटेन। क्या होगा, ही हैड ईटेन, राइट। तो यही हमारा आंसर होगा करेक्शन करने के बाद। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी अब्सेंट। बताएंगे किस पार्ट में एरर है। चलिए दोस्तों नोट करेंगे, एरर है बी पार्ट में। क्या एरर है, नोट करेंगे, ध्यान करेंगे कि जब भी WH वाला वर्ड से कोई भी क्लाउज स्टार्ट हो रहा हो, कोई भी क्लाउज WH वाला वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, और ये WH वाला वर्ड जनरली कहाँ होंगे, तो एक लंबे से सेंटेंस के मध्य में, और उस मध्य से WH वाला वर्ड से एक क्लाउज स्टार्ट होंगे। तो नोट यही करना है कि WH वाला वर्ड के ठीक पहले डैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है। डैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी WH वाला वर्ड से कोई क्लाउज स्टार्ट होगा तो WH वाला वर्ड के पहले डैट का प्रयोग आप नहीं करोगे कंजंक्शन के रूप में, ठीक है। तो एरर यही है यहाँ पर। डैट हाउ लॉन्ग, हाउ WH वाला वर्ड है तो हाउ के पहले डैट का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, तो डैट को केवल हम यहां से हटा देंगे और करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28। आई मेट द 2 गर्ल्स whom I believe are twin sisters। बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है। चलिए नोट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड कई सारे स्टूडेंट्स को हम देखे हैं कंफ्यूज होते हुए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आज के बाद से तो बिल्कुल आप नहीं होने वाले, बस इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए। चलिए दोस्तों यहाँ नोट करेंगे कि जब भी आपको सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हु या हुम मिले, क्या मिले,
रिलेटिव प्रोनाउन हु या हुम, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि किसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो मैं प्रोनाउन का सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं दोस्तों, आप उसे काइंडली फॉलो करें। उसमें रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूं, अभी तक पढ़ाया नहीं है, पढ़ाने वाला हूं, तो उस वीडियो को जरूर आप देखेंगे, जरूर प्रोनाउन के सारी वीडियो को आप देखिए। रिलेटिव प्रोनाउन इन डिटेल मैं बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी यहां जाने की हु या हुम रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, और जब हुम या हुम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सेंटेंस में आए तो इससे रिलेटेड दो तरीके से एरर जनरली दिए जाते हैं, जनरली ज्यादातर दिए जाते हैं दो तरीके से एरर। मार्क करेंगे कि अगर क्या पहला एरर जो होता है, जहां पर हु होना चाहिए वहां क्या कर देगा, हुम लिख दिया जाएगा, और जहां हुम होगा वहां हु लिख दिया जाएगा, यानी दोनों को एक दूसरे के स्थान पे लिख दिया जाता है, गलत बनाकर आपके सामने पेश किया जाएगा। पहला एरर देने का यह तरीका होता है। दूसरा एरर देने का तरीका होता है कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आए, चाहे तो हु हो या कोई भी सब्जेक्टिव केस वाला रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई वर्ब आए ना, तुरंत बाद कोई वर्ब आए, तो हमेशा ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई वर्ब आया है तो ये वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला शब्द डिसाइड करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाला जो शब्द होगा वो डिसाइड करेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल। तो इन दोनों पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में प्रयोग हो, खास करके हु या हुम, तो इन दोनों तरीके से एक बार चेक कर लेंगे, खुद को सेटिस्फाइड करेंगे क्या एरर इसी से तो नहीं दिया गया है। तो यहां देखेंगे सेंटेंस में बी पार्ट में हुम का प्रयोग किया गया है, तो थोड़ा हम डाउट करेंगे, हो सकता है यहां हु होना चाहिए, हुम लिख दिया गया हो, राइट। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हुम ही होगा या हु लिखा जाएगा, चेक करेंगे। अब बात आती है चेक कैसे करेंगे, तो नोट कर ले दोस्तों, हु एंड हुम में जैसे कि आई होता है सब्जेक्ट के रूप में आता है, एंड ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी आता है, क्या आता है, मी। आई को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, मी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। उसी तरीके से हु होते हैं सब्जेक्टिव केस एंड हुम होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। हु सब्जेक्टिव केस, हुम ऑब्जेक्टिव केस। जब हु आएंगे सेंटेंस में तो वो अपने लिए एक वर्ब जरूर लाएंगे, यानी जब हु लिखे जाएंगे तो उसके लिए कोई ना कोई एक वर्ब होना चाहिए, नहीं तो हु लिखे नहीं जाएंगे, हुम लिखे जाएंगे, राइट। क्योंकि हुम के लिए कोई वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मालूम इतना तो आपको भी पता होगा कि सब्जेक्ट के लिए वर्ब आते हैं, तो हु सब्जेक्टिव केस है तो इसके लिए वर्ब आएंगे, ऑब्जेक्ट के लिए कभी वर्ब नहीं लिखे जाते हैं, राइट। तो यहां भी आप ध्यान देना होगा, अगर हुम होगा तो हुम के लिए कोई वर्ब नहीं आएंगे, अगर हु लिखा जाएगा तो उसके लिए कोई ना कोई वर्ब होगा। तो जरा एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, आई मेड द टू गर्ल्स, तो जरा ध्यान देंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ हुम है, और हुम के पहले जो एंटीसीडेंट यानी द टू गर्ल्स है, वो टू गर्ल्स जो नाउन आया है वो मेट वर्ब के बाद आया है। किसके बाद आ रहा है, MET, मेट के बाद आ रहा है। यानी जब वर्ब के बाद आया हो कोई नाउन या प्रोनाउन, उसे ऑब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट। यानी गर्ल्स जो है ऑब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। यानी ये क्लियर हो गया कि गर्ल्स के लिए कभी भी वर्ब नहीं लिखे जाएंगे इस सेंटेंस में, गर्ल्स के लिए वर्ब नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि टू गर्ल्स जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसके लिए वर्ब नहीं होंगे। क्लियर, जैसा मैं बोल रहा हूं केवल वैसा सुनिए एंड उस पर ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे आते हैं हुम। हुम पे तो हमें डाउट है कि यहाँ हु लिखे कि हुम लिखे, फिर हम आगे चलते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेंटेंस में जितना सब्जेक्ट होता है उतना वर्ब भी होता है, राइट। तो अब देखेंगे आई आया है, तो आई क्या सब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स आई सब्जेक्ट के स्थान पे ही लिखते हैं ना। तो जब आई सब्जेक्ट है तो उसके लिए कोई वर्ब होगा। तो देखेंगे बिलीव जो फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये वर्ब का काम कर रहा है जो आई के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, आई के लिए आया है। तो आई सब्जेक्ट है तो आई के लिए वर्ब बिलीव को दे दिए, यानी ये एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे लिखा हुआ आर, क्या लिखा हुआ, आर ट्विन सिस्टर्स। तो आर फिर से वर्ब आया है, तो जब वर्ब आया है तो इसका कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा ना, कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा। तो जरा चेक करेंगे, आर जो है वो आर आया है तो उसका सब्जेक्ट कौन होगा, सब्जेक्ट आखिर उसका कौन है। अगर आप समझोगे टू गर्ल्स के लिए आया है आर, तो गलत। हमेशा ध्यान रखेंगे कि टू गर्ल्स के लिए आर नहीं आया है, क्योंकि टू गर्ल्स जो है वो तो ऑब्जेक्ट है ना। अभी मैंने पहले बताया ना कि मेट के बाद आया है टू गर्ल्स,
तो जब मेट जो वर्ब है और वर्ब के बाद जो नाउन आएंगे या प्रोनाउन आएंगे उसे तो हम ऑब्जेक्ट मान देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में मानेंगे। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब नहीं आएंगे, ठीक है। यानी टू गर्ल्स के लिए वर्ब नहीं आया है, तो आर किसके लिए आया है? तो इसका मतलब है दोस्तों, इसका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है हुम नहीं, हु का प्रयोग होगा, तब ना हु सब्जेक्टिव मानते हैं एंड हु के लिए वर्ब आया होगा आर, राइट। यानी हुम नहीं लिखना है, यहां हुम के बदले हु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हु के लिए ही एक वर्ब दिया जा सकता है, हुम के लिए नहीं, ठीक है। तो करेक्शन हमें बी पार्ट में करेंगे, हुम को रिप्लेस करेंगे हु में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 29th। मार्टिन लूथर किंग वॉज वन ऑफ द लीडर्स हु हैज फॉलोड महात्मा गांधी। बताएंगे किस पार्ट में एरर है दोस्तों। मैंने शायद पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी सेंटेंस में आपको मिले वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार चेक करना आपका काम है, ठीक है ना। तो चेक करेंगे बी पार्ट में, वन ऑफ के बाद जो नाउन आया है लीडर्स, क्या वो प्लूरल है? तो ऑफ कोर्स प्लूरल है। तो इसका मतलब वन ऑफ के बाद जो नाउन आए हैं प्लूरल, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे हु हैज। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हु आया है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया, जिसका मीनिंग जो, जिसे, इस ढंग से निकलता है, ठीक है ना। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया। अभी जस्ट मैंने ऊपर वाले 28 में मैंने बताया है, क्वेश्चन में बताया है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आए तो आपको ध्यान रखना है कि वो वर्ब किसके अनुसार आएगी, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आए, सब्जेक्टिव केस में, तो हु तो सब्जेक्टिव केस है ना। तो हु के तुरंत बाद अगर वर्ब आया है तो ये वर्ब किसके अनुसार आएगी? हु के ठीक पहले वाले शब्द के अनुसार, तो देखेंगे हु के ठीक पहले क्या है? लीडर्स। तो लीडर्स के अकॉर्डिंग वर्ब को लिखेंगे, यानी लीडर्स देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल। तो प्लूरल है तो वर्ब भी आएंगे, हु के बाद जो वर्ब आए हैं वो भी प्लूरल लिखे जाएंगे, यानी हैज नहीं हैव का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? हैव का। आई होप दोस्तों कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब लिखे जाते हैं तो वो वर्ब डिसाइड करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले शब्द, ठीक है। तो यहां देखेंगे दोनों केस आ गया। मैंने बताया था दोस्तों कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आए तो दो बातों को ध्यान में रखना है कि जहां हु होगा वहां हुम लिख दिया जाएगा, जहां हुम होगा वहां हु लिखा जाएगा, और नहीं तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले शब्द के अनुसार नहीं रहेगी। तो उस पर आपको फोकस करना है, इन दोनों पॉइंट पे, ठीक है। तो चलिए यहां तक तो हो गया। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन 30। हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेज इन द रिसेंट अर्थक्वेक दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक शेल्टर इन ए स्कूल। बताएंगे किस पार्ट में एरर है। चलिए दोस्तों, एरर है ए पार्ट में। क्या एरर है अभी पता चलेगा। ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे कि जब भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो फोर्थ फॉर्म से, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? आईएनजी वाला। किससे? वर्ब में आईएनजी लगा हुआ था है, उसे कहते हैं फोर्थ फॉर्म। तो जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो फोर्थ फॉर्म से, जिसे जिरंड भी कहते हैं, अगर फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। आप यहां देखेंगे एक्शन शो कर रहा होगा, हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेज। इसका मतलब है अपने घरों से वंचित होने के बाद, इन रिसेंट अर्थक्वेक, जो हाल फिलहाल में अर्थक्वेक आया है उसमें अपने घरों से वंचित होने के बाद दे हैड नो अदर ऑप्शन, उन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था बट टू टेक ए शेल्टर इन ए स्कूल, स्कूल में जगह स्थान लेने के अलावे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ इस ढंग से मीनिंग निकलता है दोस्तों। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी फोर्थ फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। अब होता कौन सब्जेक्ट है? तो आगे देखेंगे कहीं ना कहीं जो एक क्लाउज स्टार्ट हो रही होगी उसी का सब्जेक्ट इसका भी सब्जेक्ट होगा, हैविंग का भी कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, राइट। क्योंकि हैव को हम जनरली क्या मानते हैं? एक्जुलरी वर्ब, ठीक है, जनरली मानते हैं एक्जुलरी वर्ब, बट ये एक्जुलरी वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि आगे हम लोगों का काम क्या रहेगा कि ऐसे वाले सेंटेंस जहां पर
आईएनजी से स्टार्ट हो रहा हो, तो वैसे सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि आगे कौन सा सब्जेक्ट आया है, तो दे सब्जेक्ट बना है। क्या बना है? दे सब्जेक्ट है। तो इसी सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, जो आईएनजी वाला वर्ड है उसके ठीक पहले रखेंगे। उठाकर आप रख लें, इमेजिन करें दे को हम कहां रख दिए, हैविंग के ठीक पहले, यानी स्ट्रक्चर बन रहा है दे हैविंग डिप्राइव्ड, दे हैविंग डिप्राइव्ड। तो ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर नहीं है कि दे सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बाद फोर्थ फॉर्म आता हो, नहीं, किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर नहीं। तो यहां पर करना क्या है, दे को तो सब्जेक्ट मानना है, एंड मानने के बाद हैविंग जो फोर्थ फॉर्म है ना, हैविंग जो है वो किससे बना है, हैव से, तो उसके ओरिजिनल फॉर्म में रखेंगे। तो हैव देखेंगे, दे के अकॉर्डिंग हैव आता है तो हैव रखेंगे। अगर सब्जेक्ट ही होता तो हैविंग को हैज मानते, क्या मानते, हैज मानते। ठीक है, इस ढंग से मानेंगे। ओके, तो हम मानेंगे दे सब्जेक्ट हो गया एंड हैविंग को हैव बना दे, यानी दे हैव, उसके बाद डिप्राइव्ड जो एमबी थर्ड है। अब बताएंगे क्या ये सेंटेंस किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है क्या, सही, ग्रामेटिकली ये सही है या नहीं है, ये बताना है। ऑफ कोर्स, तो दे है, उसके बाद हैव, उसके बाद एमबी थर्ड, यानी ये स्ट्रक्चर बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी किसी न किसी टेंस का स्ट्रक्चर ये बना है। यानी जब ये टेंस का स्ट्रक्चर बन गया, अब दूसरा नोटिस ये करना है कि जो स्ट्रक्चर बना है वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। ठीक है, क्या नोट करना है कि एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है वो एक्टिव वॉइस का है। तो ये भी मालूम होगा आप लोगों को कि एक्टिव वॉइस का यूज हम लोग कहां करते हैं एंड पैसिव वॉइस का यूज कहां करते हैं। तो नोट करेंगे कि एक्टिव वॉइस का हम यूज तब करते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ही काम करे, जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वही काम कर रहा हो, तब हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। और जब सब्जेक्ट सेंटेंस में काम ना करे बल्कि कोई और काम कर रहा हो, तब हम वैसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में रखते हैं। किस वॉइस में रखते हैं, पैसिव वॉइस में रखते हैं। राइट, सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करेगा तो एक्टिव, काम नहीं करेगा तो पैसिव वॉइस में। अब यहां देखेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना है दे हैव डिप्राइव्ड एक्टिव वॉइस का। इसका मतलब जो भी काम हो रहा होगा वो कौन कर रहा होगा, दे, क्योंकि दे सब्जेक्ट है ना, तो एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट ही काम करता है। तो जब सब्जेक्ट काम करता है यानी दे काम कर रहा होगा। तो जरा देखेंगे इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, अपने घरों से वंचित होने के बाद, वंचित करने के बाद। ठीक है, अपने घरों से वंचित करने के बाद। तब बताएंगे दोस्तों जो वंचित होने का काम हो रहा है या वंचित करने का काम हो रहा है, तो दे कर रहा था, दे खुद किसी अपने आप को वंचित कर रहा था, घर से वंचित अपने आप को रोक रहा था, दे खुद रोक रहा था, या फिर अर्थक्वेक जो घटना घटी उसके द्वारा वे लोग वंचित हो गए। बताएंगे वो खुद काम कर रहे हैं या किसी बाहरी एक्शन के कारण, किसी बाहरी फैक्टर के कारण वो वंचित हो गए। अगर बाहरी फैक्टर के कारण वंचित हुए हैं तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में रखे जाएंगे। अगर वो खुद काम किए हैं, वंचित करने का काम वो खुद किए हैं, यानी वो वही घर से खुद निकल गए हैं, अपने घर को बर्बाद खुद ही कर दिए हैं, तब ये एक्टिव वॉइस में रखे जाएंगे। ठीक है, तो जरा सोचेंगे, अर्थक्वेक जो आया है तो अर्थक्वेक ने उसके घर को जरूर बर्बाद कर दिया होगा, जिसके वजह से वे लोग अपने घरों को छोड़कर स्कूल में जाकर जगह स्थान लिए। ठीक है, तो बाहरी फैक्टर के कारण उन लोगों को अपने घर से वंचित होना पड़ा, बाहरी फैक्टर के कारण। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस को हम लोगों को पैसिव वॉइस में रखना होगा। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप लोग याद करेंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है उसे हम लोग हैव के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हैविंग के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, बीन का। हैविंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेज हो जाएगा, सेंटेंस अब जाकर सही होगा, यानी एरर ए पार्ट में है। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक अभी कर दे, हाँ कमेंट भी करें हमारे कि हाँ ये 30 वाला, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा है समझना, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इस चीज को आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से बैक जाकर फिर से उसे देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हैविंग के बाद बीन क्यों लगाएं, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव में था, बट यहाँ मीनिंग जो है पैसिव का रख रहा है, तो पैसिव का रखने के कारण हमें बीन का प्रयोग करना पड़ा। ठीक है दोस्तों,
चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक अभी तुरंत कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए हैं, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन के साथ। इसी तरीके से हम लोग आते रहेंगे एंड एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद तब तक के लिए।